ओके बंधुगण, आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे चर्चित और सबसे विवादित फिल्म द बेंगल फाइल्स के बारे में। दोस्तों, ये एक हिस्टोरिकल थ्रिलर ड्रामा से भरपूर 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है। और अगर आपने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्में देखी है, चाहे वो टस्कर फाइल्स हो या फिर द कश्मीर फाइल्स या अभी द बेंगल फाइल्स, ये सब फिल्में आपको पता ही होगा कि ये आपके लिए समाज का आईना है, जहाँ पर आपको सच को दिखाया जाता है, वो भी बिना किसी पर्दे के। और इस बार भी इस फिल्म के अंदर वैसा ही कुछ आपको महसूस होता है, जहाँ पर हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन क्या वो आपको छूती है, वो आपको समझ में आती है? आइए उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिलहाल मैंने इस फिल्म को देख लिया है और इसे देखने के बाद जो कुछ मुझे समझ में आया इस फिल्म के बारे में, और साथ ही इसके अंदर होने वाली कहानी, कास्ट और डैशिंग के बारे में, तो सब कुछ मैं आपके साथ आगे रिव्यू के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल? मैं हूँ तुषार कौर यानी कि डायस्टेक्स, और आप मुझे देख सकते हैं मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर अभी अगर बात करेंगे स्टोरी के बारे में करें और वो बिना स्पॉइलर के, तो ये कहानी हमें 2 पैरेलल टाइमलाइन के साथ जोड़ती है, जहाँ पर वर्तमान में दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर जो एक केस को सॉल्व कर रहा है, जहाँ पर उसे एक लड़की की गुमशुदगी का केस मिला है और उस केस को सॉल्व करने के दौरान उसे कुछ फाइल्स मिलते हैं जो उसे सीधे आज़ादी के पहले के बंगाल के टाइमलाइन पे लेकर जाता है, जो भारत का अब तक का सबसे कठिन और दर्दनाक समय माना जाता है, जहाँ पर लोग जीने मरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और कौन जिएगा और कौन मरेगा वो राजनीतिक हथकंडे के साथ आपके सामने रखा जाता था। और ये सब चीज़ आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगा, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो टाइमलाइन आपको अभी के भारत के लिए और अभी के भारत में जो चीज़ें घटी है उसके ऊपर सोचने के लिए ज़रूर मजबूर करेगा। आप फिल्म देखने के पहले जो इंसान रहेंगे और फिल्म देखने के बाद जो बन जाएंगे वो अलग होगा। मैं बता तो नहीं चाहता, वो आपके लिए स्पॉइलर होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें एक सीन आता है जहाँ पर कुछ आंदोलन चल रहा होता है और उसी बीच गांधी जी से एक बंदा पूछता है कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हो, जहाँ पर अहिंसा ही परम धर्म है, और वहाँ पर अगर कोई आकर मेरे बहन के ऊपर या फिर मेरे परिवार के ऊपर हाथ रखता है तो तब मैं क्या करूँ? उस दौरान गांधी जी बोलते हैं कि आपके बहन को उस टाइम पर अपने जीभ को दांतों से दबाकर उस चीज़ को सहन करना है। और वो चीज़ सुनने के बाद जो बंदा बोलता है वो आप खुद भी बोलने के लिए तैयार हो जाओगे उस मोमेंट पर। मतलब थिएटर के अंदर हर एक बंदा उस चीज़ को फील करता है, और मेरे बोलते या शायद आप भी फील कर उठोगे कि ये कोई मामूली बात नहीं है। और वही चीज़ें अब जाकर इतने सारे राजनीतिक तरीके से हमारे सामने रखा गया है, हम इसको क्या मान रहे हैं और किस तरीके से मान रहे हैं, वो चीज़ें सोचने पर भी आपको ये फिल्म मजबूर करेगा। और इसको कहाँ पर होना चाहिए था, आप खुद समझदार है, आप फिल्म देखोगे आपको समझ आ जाएगा। चीज़ें बहुत ही बारीकी से फिल्म के अंदर दिखाया गया है, कोई प्रोपोगेंडा कोई चीज़ें नहीं, आप खुद फील करो। जब आप फिल्म देखोगे आप खुद उस चीज़ को फील करोगे। फिल्म के अंदर जिस तरीके से बारीकी के साथ हर एक मोमेंट को दिखाया जाता है वो कमाल का है। बाकी आप फिल्म के अंदर देखो। और अभी के लिए अगर फिल्म के स्टोरी को साइड में रखकर डैशियन स्टारकास्ट के मोमेंट्स और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर फोकस करें, तो फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अपने ट्रेडमार्क के लिए जाने जाते हैं, और उनके जितने भी फाइल्स नाम के मूवीज़ या फिर शोज़ आए हैं वो, और उनका टॉपिक कुछ ऐसा ही था। और वो चीज़ें आपको समाज का वो आईना दिखाती है जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, और बहुत ही रॉ तरीके से इस बार भी दिखाया गया है। और मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके अंदर वो सवाल छोड़ेगा जो आप पूछने के लिए हिचकिचाओगे नहीं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये फिल्म आपको वो चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करती है जहाँ पर एक एक फ्रेम मायने रखता है। हालांकि इस फिल्म का टाइमलाइन बहुत लंबा है, 3 घंटे 20 मिनट इसका टाइमलाइन है, जो आपको कई जगहों पर फील ज़रूर होता है। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि आप स्किप तो नहीं करोगे या फिर आप थिएटर से बाहर तो नहीं निकलोगे, क्योंकि हर एक मोमेंट कुछ ना कुछ आपके सामने रखती है, कुछ ना कुछ सवाल आपके दिमाग में छोड़ती है, और आप उस जगह पर उस चीज़ को देखकर थम से जाओगे। क्योंकि जिस तरीके से रॉनेस के साथ और ब्रूटल तरीके के साथ चीज़ों को सामने रखा जाता है, जो बोल्डनेस शो के अंदर दिखाया गया है वो कमाल का है। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और मेरे गूज़बम्स आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज़
बारीकी से शो के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पर एक एक मोनोलॉग 5-5 मिनट के, 15-15 मिनट के है, और वहाँ पर कलाकारों के चेहरों के एक्सप्रेशन कमाल के हैं। हर एक कलाकार ने अपने आप को इस फिल्म के अंदर झोंक दिया है, चाहे वो लीड एक्टर ही क्यों ना हो या फिर कोई साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो, हर एक कैरेक्टर मायने रखता है। यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार आपको फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और उनके मुंह से जो जो डायलॉग निकलते हैं, जो एक्सप्रेशन वो उस जगह पर होल्ड करते हैं, कमाल के हैं। विवेक अग्निहोत्री जानते हैं दर्शकों को क्या चाहिए, और अब दर्शकों को सच जानना है, और वो सच जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है वो कमाल का है। हर एक सीक्वेंस, हर एक प्रेजेंटेशन, हर एक सीन कमाल का है, चाहे वो टेक्निकल चीज़ें ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके अंदर गाने वाने तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बीजीएम वगैरह है। तो हर एक सीन, हर एक मोमेंट के साथ जिस तरीके से बीजीएम को यूज़ किया गया है वो आपके अंदर और भी ज़्यादा फील जगा देता है, हर एक मोमेंट को जीने के लिए आपको मजबूर करता है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकल तौर पर भी वो सेट डिज़ाइन, वो आज़ादी के पहले का टाइमलाइन और आज़ादी के बाद की टाइमलाइन को जिस तरीके से मिक्स किया गया है, वो ट्रांजेक्शन बहुत ही कमाल का है, बहुत ही स्मूथ है। आपको फील ही नहीं होगा कि आप 2 टाइमलाइन देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि अभी इसके बाद यही होना चाहिए था और इसके बाद यही फाइल खोलना भी चाहिए था। और जो मोनोलॉग है उस दौरान जिस तरीके से बीजीएम बज रहा है, वो आप खो से जाओगे फिल्म के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म आपके टाइम को डिज़र्व करता है। आप इस फिल्म को डिज़र्व करते हो देखना, और आपको देखना भी चाहिए। पर हाँ, बच्चों के साथ आप इसे नहीं देख सकते, फैमिली के बड़ों के साथ, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हर एक किसी को लेकर जाइए और देखिए। आपको देखना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस फिल्म को देखो एंजॉय करो ना, मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को देखो, समझो और फोकस करो कि आपको डायरेक्टर बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आप इसे समझ लोगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे अपने आप से, अपने समाज से, कि ये होना तो नहीं चाहिए था। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, और ऐसे फिल्में बनना भी ज़रूरी है, और ऐसे फिल्में तभी बनेंगी जब आप इसको सपोर्ट करोगे। तो देखो, ये कोई प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है, बस आपके लिए फिल्में, आपके लिए समाज का वो आईना है जो आपसे छुपा दिया गया था, वो सच है जो आपके सामने कभी आया ही नहीं। तो देखो, देखकर समझो। और बाकी तो फिल्म के अंदर हर एक चीज़ बढ़िया ही है। मुझे लगता है कि लंबाई को छोड़कर अगर फिल्म में कुछ एक चीज़ें कटौती कर दी जाती तो शायद उतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जितना भी दिखाया भी गया है अगर, वो भी मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे स्लो बर्न चीज़ें पसंद है। जैसे अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे स्लो बर्न चीज़ें कितने पसंद है, और ये फिल्म मेरे लिए है, और आपको भी इस बार पसंद आएगा, क्योंकि हर एक मोमेंट में ऐसा कुछ चीज़ें छोड़ा जाता है जहाँ पर आप फील ज़रूर करते हो फिल्म को। हालांकि इंटरवल बहुत ही बाद में आता है, कम से कम 1.5 घंटे बाद इंटरवल आता है। आप पहली बार किसी फिल्म का इंटरवल इतना देरी से देखोगे, लेकिन आपको बोर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो तो इंटरवल के थोड़ी देर बाद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है और इस तरीके से आपके दिमाग में सवाल छोड़ती है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये ज़रूरी नहीं था। आप हर एक चीज़ को फील करोगे, इसलिए देखो, देखकर समझो। बाकी अगर बात रेटिंग की भी करें तो द बेंगल फाइल्स को अच्छे से देखकर विचार करने के बाद इस फिल्म को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। और साथ ही अगर आपने इस फिल्म को पहले ही देख लिया है या फिर देखने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये फिल्म कैसा लगा और आपको कौन सा मोमेंट ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उसी के साथ मैं तुषार कौर यानी कि द आइस टैक्स मिलता हूँ आपसे अगली कोई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।